friends of indiewood.com, I am Rachit. आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री, बहुत ही चैलेंजिंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में हर आदमी या हर लड़की नेक्स्ट अमिताभ बच्चन या नेक्स्ट श्रीदेवी बनना चाहता है, लेकिन समस्या कहाँ आती है नेविगेट करने के लिए कि कैसे हम अपने चीज़ों को सुलझा कर इस इंडस्ट्री में कदम रखें, किस प्रकार से लोगों से मिलें, क्या एटीट्यूड रखना चाहिए। प्लस अगर हमारे में हुनर है तो वो हुनर को हमें किस समय और किस तरीके से दिखाना चाहिए। क्या हम नर्वस तो नहीं होते हुनर दिखाने में? ये मानते हैं कि भाई आप घर में शेर खान ज़रूर होंगे, लेकिन कहीं आप बाहर भिगी बिल्ली तो नहीं है कैमरे के सामने, वो भी। तो चलिए आज मैं ऐसे कलाकार को ला रहा हूं जो कि इस इंडस्ट्री में उनको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने तो इतनी सारी उनकी फिल्में देखी हैं और बाकायदा उन्होंने अपनी कला से आपको हंसाया नहीं, बल्कि एक बियॉन्ड जैसे बोलते हैं कॉमेडी का एक डेफिनेशन उन्होंने स्थापित करी है। चलिए, आपने वो फिल्में तो देखी होंगी ना, जुनून, आशिकी 1 या सैंडविच, जिसमें कि एक कलाकार होते हैं गोविंदा को बार बार बोलते हैं क्लियर करिए प्लीज, क्लियर करिए। तो आज वही शख्सियत हैं जो हमें और आपको क्लियर करके बताएंगे कि इंडस्ट्री कितनी मुश्किल होती है और कैसे उसको सुलझाया जा सकता है अपनी एफर्ट के द्वारा। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली द वर्सेटाइल एंड माय फेवरेट एक्टर मिस्टर मुश्ताक खान। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मुश्ताक जी, पहली बात तो ये कि बहुत कम कलाकार होते हैं आप जैसे जो कि सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं बल्कि इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं टैलेंट्स के लिए, जो आपने इतना समय हमें दिया, इतना अपना मुश्किल बिजी शेड्यूल निकाल के। मैं पहले जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में कि आपने शुरुआत कहाँ से करी इस इंडस्ट्री में आने के लिए, कैसे आपने ड्रीम करा फिल्म की इंडस्ट्री में आने के लिए। एक्चुअली मेरा सफ़र शुरू होता है थिएटर से। मैं थिएटर का हूँ और आज मैं थिएटर को बहुत लाइक करता हूँ। मैंने अपने स्कूल डेज़ में, अपने कॉलेज डेज़ में जब मैं पढ़ता था तो मेरा ध्यान पूरा जो है अभिनय की तरफ जाता था। जहाँ भी कहीं मैं स्टेज देखता था या माइक देखता था तो मैं एकदम अपने आप को रोक नहीं पाता था और ऐसा लगता था कि जाके माइक में मैं कुछ ना कुछ करूँ। तो आई स्टार्टेड माई कैरियर लाइक दैट ओनली। मतलब मेरे एक्टिंग का, और सब मेरे दोस्त लोग, मेरे जो स्कूल के जो टीचर थे, सभी लोग मुझसे कहा करते थे, अरे यार तुमको तो यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है वगैरह वगैरह। एक छोटी सी जगह में जहाँ पर कि उतने चांसेस नहीं होते, वैसा माहौल नहीं होता, उतनी सहूलियतें नहीं होती, तो इसी वजह से वो लोग ऐसा कहा करते थे, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो एनीवे मेरी शुरुआत जो हुई थिएटर से हुई और थिएटर को ही मैंने अपना वो बनाया और मैं खुद ही छोटे छोटे जो स्क्रिप्ट लिखा करता था, छोटे छोटे ड्रामे नाटक लिखा करता था और मैं एक्ट करता था, मैं खुद डायरेक्ट करता था, मैं राइटिंग भी करता था और मैं इकट्ठा करता था सब दोस्तों को, यार इसमें कुछ करते हैं, इसमें कुछ। हमको बड़ा मुश्किल होता था उस वक्त, मतलब एक लड़की के फीमेल किरदार के लिए कोई लड़की नहीं मिलती थी क्योंकि उस वक्त बड़ा मुश्किल था। कोई भी पेरेंट जो है ना अपनी बच्चियों को, और बच्चियों का क्या मतलब यहाँ पर कि मतलब बच्चों का काम सिर्फ स्कूल में आना और सीधा स्कूल से जाना, सर झुका के आती थी और सर झुका के वापस जाती थी। तो कभी कभी शक्ल भी आप उनकी पूरी तरह से देख नहीं सकते। ये माहौल था। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द 70s की बात कर रहा हूँ, 65, 70s। एनीवे, तो वो मैंने वो किया था। तो मेरा रुझान जो था वो थिएटर की तरफ, एक्टिंग की तरफ था। मैंने दिमाग में ये नहीं था कि मैं बॉलीवुड में जाकर के कुछ हंगामा करूं या हीरो बन जाऊं या बहुत बड़ा विलेन बन जाऊं, ऐसा मेरा कुछ नहीं था। मेरा मकसद था सिर्फ कला, एक्टिंग। वो आज आप मुझे कह लो कि भाई आपने भी कॉमेडी की है या इस तरह की है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि एक रोल मुझे मिला और उसको मैंने करने की कोशिश की। अब उसमें किसी को हंसी आ रही है या कोई संजीदा हो गया है या कोई उसको किस तरह से लेता है, वो ऑडियंस की तरफ से। लेकिन मैंने एक किरदार को निभाया है। एक किरदार को निभाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या ज़रूरत होती है, वो उसको मैं शुरू से देखता हूँ। जब मैं क्लास 7th में था, जब मैंने अपनी एक्टिंग शुरू वहाँ से की, मैंने स्टेज से। तो उसके बाद मैं कॉलेज में गया, कॉलेज से फिर और बड़े मुझे खिताब मिलते रहे। वहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे मिला। वहाँ के जो फंक्शंस होते थे, वहाँ जो कल्चरल प्रोग्राम होते थे, उसका मुझे सेक्रेटरी बना दिया गया। वहाँ के लेक्चर प्रोफेसर ने मुझे कई बार कहा, यार यू हैव टू गो, यू जब गो टू पूना या गो टू मुंबई एंड ऑल दैट इज़ योर प्लेस एंड ऑल दैट, यू विल गेट द रूल्स एंड ऑल। एनीवे, तो मैं फिर 75 में बॉम्बे आया। जहाँ तक आपने अभी बताई शुरुआत में कि जब आपने शुरुआत करी तो डिस्करेज लोग करते थे, आपके फ्रेंड्स लोग खासतौर से,
उस समय आपने ये डिस्करेजमेंट जो फॉर्मूला दिया गया था आपके फ्रेंड्स की तरफ से, तो क्या वो आपने अपने घर वालों को शेयर करके कुछ मंत्र लिया अपने फादर और मदर से, और वो क्या किया जिसके कारण आपने फिर जो है उनकी बातों को, डिस्करेज को ओवरलुक करके बाउंस बैक करे, और वे भी अब जो बाउंस बैक करे तो आज आप तो दुनिया आपको जानती है, तो वो क्या मंत्र था? जहाँ तक जहाँ डिस्करेज का सवाल है, डिस्करेज तो खैर दोस्तों ने भी किया, अपने जो खास अपने जो होते थे कि भाई वहाँ कहाँ जाएगा, क्या होने वाला है, चप्पल घसीटनी पड़ती है और चप्पलें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, घिसट जाती हैं, कुछ नहीं है वो सब। जहाँ तक मदर फादर का सवाल था, वो भी शायद इतना नहीं चाहते थे, और उन्होंने कहा डिस्करेज तो नहीं किया, बट द ओनली माई ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर महफूज खान, और मेरे और एक और शुभचिंतक थे जिन्होंने मुझे मतलब एक तरह से सपोर्ट किया और मॉरल सपोर्ट दिया, मिस्टर सुरेश जरगर, जो कि खुद भी एक बहुत, आज भी वो भोपाल में अच्छे नाटक किया कर रहे हैं, वो फिल्मों में नहीं है, बट उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, वो बैंक में काम करते थे, लेकिन जो भी उनके पास बाकी टाइम होता था वो थिएटर को देते थे और कला को देते थे, और जो भी आता था सीखने के लिए तो उनको सिखाते भी थे। आज भी वो थिएटर कर रहे हैं। तो एक मेरा भाई जिसने मुझे करेज दिया, जिसने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया, और मिस्टर सुरेश जरगर जो मेरे मार्गदर्शक बने कि भाई ये करना, ये करना, ये करना, और उन्होंने ही मुझे बाद में यहाँ बॉम्बे आने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये जो थिएटर ग्रुप है इप्टा जिसका नाम है, भारतीय जन नाट्य संघ, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, उसको ज्वाइन कर लो, जो बहुत बड़ा थिएटर है मेरा ख्याल है बॉम्बे में, जिसमें बलराज साहनी से लेकर के भरत कपूर और अपना शबाना आजमी और कैफी आजमी और अपना उनके शौकत आजमी, फारूक शेख, आज की डेट मंजन श्रीवास्तव, सुधीर पांडे, और बहुत बड़े मंजे हुए कलाकार जो है, ये सब इप्टा के हैं। जैसे आपने थिएटर कर लिया, उसके बाद आपको ये नर्वसनेस तो होगा कि अब क्या, इसके बाद क्या, जब आप लोगों के पास में दर दर भटकते थे अपने काम के लिए कि भाई आप मुझे आजमाइए, तो वो जो दौर था उसमें पॉजिटिविटी तो आपकी कहीं ना कहीं ब्रेक हुई थी क्या, कहीं ना कहीं, जहां आपको मालूम पड़ा कि, पहले बताइए कि कितने रिजेक्शंस आपको मिले जब आपने मान लीजिए 4 लोगों के पास गए या 6 लोगों के पास गए, तो कितने रिजेक्शंस मिले? पहला काम मिलने के पहले रिजेक्शंस कितने मिले थे? बहुत रिजेक्शंस, मतलब इतने मिले हैं कि उसकी गिनती नहीं है, और मायूसी तो इतनी देते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार रोया होगा, तकिया मेरा गीला हो गया होगा, मतलब इतना रिजेक्शन, मतलब कि, और आश्वासन ऐसा, मतलब कि मैं तो इतना मैं थक गया था, घबरा गया था, और मैं सोचा कि यार क्या होगा, क्या भाग जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट हिम्मत, बस सब्र किया, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने बहुत बड़ा साथ दिया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता था तो कुछ ना कुछ मदद आ जाती थी, यू नो दैट। तो सबसे बड़ा, अब लोग कहते हैं कि स्ट्रगल लोग कहते हैं कि भाई टू गेट फिल्म्स, है ना, स्ट्रगल वो नहीं होता, स्ट्रगल होता है हाउ टू सर्वाइव। आप मुंबई में आपको रहना है, उस वक्त मुंबई में रहना, मतलब हालांकि आज तो बहुत महंगा हो गया, लेकिन उस टाइम पे मैं तो 15 रुपए में, 12 रुपए में, 15 रुपए में एक दिन पूरा निकालता था। दिनचर्या कैसे होती थी जब आप स्ट्रगल करते थे? तो सवेरे से रात का दिनचर्या हमें बताइए आप। अरे सर, सवेरे कितने बजे उठते थे? लेट उठते थे या क्या, मतलब डिपेंड करता था। कई बार ऐसा होता था कि सब दोस्त लोग मिलकर बोलते चलो यार आज उधर धावा बोलते हैं, आज एयर कंडीशन मार्केट चलते हैं, आज फेमस स्टूडियो चलते हैं, आज फिल्मिस्तान स्टूडियो चलते हैं, वहाँ पे उसकी शूटिंग चल रही है, वहाँ तो वहाँ मिलेंगे यार। तो सुबह मतलब उठते थे, जल्दी उठ जाते थे, और अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके चाय वाय पी करके निकल पड़ते थे। अब वहाँ तो ये नहीं, गेस्ट हाउस में रहते थे मोस्टली, तो कहीं बाहर जाके थोड़ा सा अपना वड़ा पाव खा लिया, कहीं कुछ कर लिया, उसके बाद अपना, तो वो जो स्टूडियो में जाकर के प्रोड्यूसर से मिलना या डायरेक्टर से मिलना, वो इतना मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो मेंटेलिटी, वो क्या जज्बात उस वक्त हुआ करते थे, क्या भावनाओं को जो ठेस पहुंचती थी, और जो वो मैं आई थिंक आई कांट एक्सप्लेन दैट, यू नो। वो इतना तकलीफ दे, इतना वो होता था, ऐसा लगता अरे यार क्या होगा, क्योंकि यू नो प्रोड्यूसर क्या होता, एक तो आप किसी प्रोड्यूसर के यहाँ जा रहे हो सपोज, तो पता चला कि 1 महीना 3 महीने के बाद एक वो जो वहाँ जो ऑफिस बॉय होता था, उसकी मेहरबानी से आपको अंदर जाने को मिला। ये बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ जी, ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ, आज तो पता नहीं क्या है। तो अब इतना मुश्किल के बाद आपको अंदर जाने को मिला, तो अब ये टेबल लगा हुआ है, बैठे हुए हैं, उनके साथ में कोई उनका दोस्त बैठा हुआ है, सपोज कोई डायरेक्टर हो सकता है या उनका कोई प्रोड्यूसर साथी हो सकता है, और बड़ी मुश्किल से उसने भी पता नहीं कितने बार झल्लाते हुए बोला अच्छा ठीक है, भेजो यार, कौन है भेजो, क्योंकि बॉय ने बोला कि सर वो कई दिनों से आ रहा है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ये वो सब, हाँ भेजो भेजो, हाँ भाई, हाँ बोलिए,
द वे ही स्पीक आप वैसे ही डर जाए, मतलब अरे यार क्या हो गया। तो उसमें आपका भी ऐसा होता है, वो पल होता है कि जब आप उस समय जब जैसे शेक हो गए आप, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका शेक हो गया और आपको मालूम है कि हो सकता है उसी 5 मिनट बाद में तुरंत वो रील ऑडिशन की जो है कैमरा शो रील एक्शन होगा, तो उसमें आप कैसे संभालते थे उस दौर से? जैसे मान लीजिए वहां प्रोड्यूसर ने आपको ऐसा झन्ना के बोला और मालूम है कि 5 मिनट बाद ऑडिशन शुरू होने वाला है, तो वो कैसे आप संभाले उस समय आप? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपके, वो सहारा जो दिया थिएटर ने दिया, जो थिएटर से जो हमने, क्योंकि एक चीज हमारे साथ हुई, जब भी मैंने स्ट्रगल किया था ना, तो स्ट्रगल के पीछे मेरे को मालूम था कि अभी शाम को मुझे रिहर्सल पे जाना है, जहाँ सब साथी लोग मिलेंगे, वहाँ नया नाटक करेंगे और कुछ ना कुछ वहाँ तो है, ऐसी बात नहीं है। नाटक एक बहुत बड़ी चीज होती है और मुझे जो भी सक्सेस मिली है वो नाटक से मिली है। तो मैं यहाँ की जो बात कर रहा था, तो ये मतलब कि, हाँ बोलिए, हाँ जी, वो क्या, सर हाँ बोलिए, क्या चाहिए, क्या हो सर? वो एक्टिंग। तो फिर वो अपने साथी बाजू वाले को बोलते, देखो यार हर किसी को एक्टर बनना है, क्या भैया डायरेक्शन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई राइटिंग नहीं करना चाहते, कोई फोटोग्राफी नहीं, सब एक्टिंग ही करेंगे। नहीं सर वो थिएटर करता, हाँ थिएटर, अच्छा हाँ, तो सर वो मेरा एक प्ले अगर आप आके देखेंगे तो थोड़ा मेरी परफॉर्मेंस, अच्छा अभी देखते हैं अभी कब है, देखते हैं ओके चलो ठीक, हाँ। ये इस तरह से टाला जाता था। फिर कोई बोलता था कि अच्छा ओके आइए, अभी तो कुछ नहीं है, अगले महीने आइए। कोई 3 महीने के बाद बुलाता था। कोई कहता था कि आप जैसे बासु चटर्जी, उनसे मिलने गए, वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे फिल्मिस्तान में, स्वामी फिल्म की, जिसमें शबाना आजमी थी और आई थिंक उन दिनों का जूली का हीरो विक्रम, ही वॉज द हीरो। एंड बड़ी मुश्किल से किसी तरह हमने चक्कर चला करके बासुदा से मुलाकात की, 3-4 लड़के एक साथ आ गए, तो उसे खड़े हो गए, अरे की दादा वो, हाँ एक्टिंग अभिनय, हाँ नेक्स्ट ईयर, ठीक है नेक्स्ट ईयर, इस तरह उसने टाल दिया। फिर तो आप नेक्स्ट ईयर नए साल के लिए इंतजार करते हो, मतलब ये इस तरह से आश्वासन, मतलब आप नो। तो ये जब चलता रहा, बहुत ये हुआ, मायूस होते थे, फिर वापस आ जाते थे, फिर आपस में हम लोग दोस्त लोग आपस में मिलते थे, सब अपनी बताते थे कि आज इसके यहाँ गया, आज उसके यहाँ गया, इसके यहाँ, बहुत सारा ये चलता रहा। अल्टीमेटली उस बात समझ में आया कि भैया ठीक है, जो भी है किसी तरह गुजारा हो जाता था। कुछ फ्रेंड्स अच्छे मिल गए जिनकी वजह से, तो कहने मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोशिश ये करना चाहिए टैलेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करें, ताकि जो मेंटल स्ट्रेस से वो जो बाहर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट जो भी आप अपनी दिल की जो बात आप शेयर करना चाहते हैं, जो मेंटल स्ट्रेस आपको प्रोड्यूसर रिजेक्शन से जो मिला, वो एटलीस्ट आप अच्छे लोगों से शेयर कर सकें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बस यही है कि आपको अगर अच्छे लोग मिल जाएं, है ना, और आप में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप यू कैन जज योर सेल्फ। मैं तो ये मानता हूं कि आप अपने आप के सबसे बड़े जज होते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या प्लस है जो मैं दे सकता हूं लोगों को। वो एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप में। और सबसे बड़ी बात है जिसे पेशेंस बोलते हैं, सब्र। अगर आप में सब्र है, सब्र तो चाहिए ही चाहिए, अगर आप में सब्र नहीं तो आप वो टिक ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। मिसाल के तौर पे आप जैसे देखते हैं कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं खास तौर से जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तू 1 साल कर ले, 2 साल कर ले, बाकी धंधे पे आके लग जा। तो आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री में टारगेट करके ब्रेक लिया जाता है कि चलिए ठीक है 1 साल में हो जाना चाहिए, जिसका होता है तो हो ही जाता है, तो भाई कभी कभी ऐसे भी टैलेंट्स होते हैं जिनको 4 साल बाद या 6 साल बाद भी ब्रेक मिलता है। आपकी क्या राय है, मतलब क्या कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए? नहीं, इसका कोई टाइम तो है नहीं। यू कांट बाउंड दिस, यू जस्ट कांट बाउंड ऑन टाइम। मतलब टाइम पे अगर आपने अपना टाइम फिक्स कर लिया है ना, कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो बस सोच लिया था कि 1 साल में, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो है। क्योंकि अगर आपने सोच के निकला कि मुझे ये काम ही करना है, कलाकारी ही करनी है, एक्टिंग ही करनी है, या डायरेक्शन ही करना है, या राइटिंग ही करनी है, तो आपको करनी है। वो आज नहीं तो कल नहीं तो आपको मिलेगा, आपका टैलेंट है। एक बात मुझे अभी प्राण साहब की डेथ हुई है, उनके बेटे हैं, उनका नाम है सुनील सेकंद। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था लक्ष्मण रेखा, समझे आप। उन्होंने मुझे एक छोटा सा किरदार दिया था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बोली थी, उन दिनों मेरा स्ट्रगल ही चल रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि भैया देखो, एक बात मैं जानता हूँ कि अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो, अच्छे कलाकार हो और ईमानदार हो, अपना अच्छा काम ईमानदारी के साथ करते हो, तो यू विल गेट समथिंग। तुमको कुछ ना कुछ अपनी एक जो भी छोटी मोटी जगह है वो जरूर मिलेगी। अच्छा, चलते चलते एक चीज़ मैं जानना ज़रूर चाहूँगा। अक्सर ये टैलेंट्स लोगों का होता है, 2 चीज़ें मैं ज़रूर बिल्कुल जानना चाहूँगा। टैलेंट्स लोगों का ये कहना होता है कि जब ऑडिशन में वो जाते हैं
तो आपने इसे भी पहले कहा थोड़ी देर पहले कि यू कैन जज योर सेल्फ द बेस्ट वे। तो कुछ भी ऐसे होते हैं टैलेंट्स जो ये सोचते हैं कि भाई हमने तो अच्छी परफॉर्मेंस दी, और उनके अंतरात्मा खुद कहती है कि परफॉर्मेंस अच्छी थी। और यहीं ऐसा भी होता है कि कुछ टैलेंट जो उनकी जो पार्टनर होते हैं या उनके कुछ जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं जहां ऑडिशन के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो जैसे बोलते हैं चीट हो गया या पार्शियलिटी हो जाती है, कि उनको लगता है कि हमने परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन जो सामने टैलेंट है उसने परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत टूटी थी, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ने उसको चूज कर लिया। तो इसमें आपका क्या टिप देना चाहेंगे उन टैलेंट्स के लिए जो खुद सोचते हैं कि हाँ ये परफॉर्मेंस उनके हिसाब से, जज के हिसाब से, उनकी जो उन्होंने जज किया वो ज्यादा अच्छी थी, उसमें आप क्या टिप देना चाहेंगे? उनको लगा ऐसा महसूस होता है कि हाँ आज पार्शियलिटी हुई है थोड़ी सी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि जब भी कोई ऐसा ऑडिशन होता है या जब भी आप कोई, आज भी हम जैसे कैमरे में कोई शॉट देते हैं तो हमें हमेशा ये लगता है यार कि ये मैं एक और अगर रीटेक हो जाता तो इसको और मैं बेहतर कर सकता था। ये तो कभी खत्म नहीं होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। दूसरा ये कि अगर आपको ऐसा लगा कि आपकी परफॉर्मेंस में कहीं कुछ कमी आई है तो उससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। तीसरा ये कि अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आप खराब परफॉर्मर हो गए, ये इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि पार्शियलिटी हुई है, नो प्रॉब्लम, उसको ध्यान में नहीं रखने का, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। या तो झगड़ा करें आप उससे जाकर, उसको मारा पीटी करें, या फिर आप हंगामा खड़ा कर दें कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर आप में टैलेंट है तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपका वो टैलेंट आपका यूज होगा और वो आप शो करेंगे। सम टाइम क्या होता है, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर आपको सूट नहीं करते हैं और वो आपको करना होता है, उसमें कहीं ना कुछ कमी होती है। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं मुझे भी ऐसा लगता है नहीं यार मैं शायद इसको उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। कुछ हर एक का अपना एक क्राइटेरिया होता है, एक जगह होती है जहां पर कि एक खुल करके वो कहता है नहीं यार ये तो इसका ग्राउंड है, ये तो ये कैन प्ले, ये इसको तो भी ही कैन प्ले। और तो बहुत सारे हमारे एक्टर्स अरे यार ये तो कमाल कर देगा उसमें, लेकिन जब वहाँ पे कुछ इमोशनल बात आती है या यहाँ पर कुछ सीरियस बात आती है तो वहाँ थोड़ा सा वो फीका पड़ जाता है। तो वो कम ज़्यादा तो चलते रहता है, बट ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका अपना प्लस पॉइंट क्या है और आपका अपना कॉन्फिडेंस क्या है। तो कॉन्फिडेंस कभी ना वो करें। और ऑडिशन देते वक्त अगर कम ज़्यादा होता है डेफिनेटली ये आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप कभी किसी मूड में होते हैं, कभी किस मूड में होते हैं, कभी कुछ बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं बहुत ज़्यादा लाइनों पे चले जाते हैं। जब उनको ऑडिशन के लिए लाइन दी जाती है तो ज़्यादातर वो फोकस उनका लाइनों पे होता है कि नहीं ये जो लाइन दी गई है वही लाइन बोलना है। तो मेरा ये कहना उन लोगों को कि लाइन पे ज़्यादा फोकस ना करें, उसका रट्टा ना मारें। उसका रट्टा ना मारें। अगर आपको एक आधे पेज का आपको एक ऑडिशन दिया हुआ है तो उस आधे पेज को आप वो आधे पेज का करें, वो 10 लाइन का है सपोज, तो वो जरूरी नहीं है कि 10 लाइन का ही आपको बोले, वो 8 लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब मकसद निकलना चाहिए, उसका निचोड़ जीस्त निकलनी चाहिए। वो 10 लाइन का 20 लाइन भी हो सकता है अगर आप उस तरह की परफॉर्मेंस करें तो लेकिन वो बोरियत नहीं, वो ड्रैग नहीं होना चाहिए। तो ये उस पे बहुत सारे आर्टिस्ट का होता है लाइन पे जाने से क्या होता है कि हम ज़्यादा हमारे कॉन्शियस जो होते हैं हम लाइनों पे हो जाते हैं कि हमारी लाइन क्या, अगली लाइन क्या होता है। उससे आपके एक्सप्रेशंस, उसमें आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो धीरे धीरे कम होता रहता है और परफॉर्मेंस गिर जाती है। राइट, व्हाट अ नाइस थॉट। चलते चलते आप कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे उन टैलेंट्स के लिए जो आज के दिन में दौर में सपने देखते हैं अमिताभ बच्चन की तरह या श्रीदेवी की तरह, या ऐसे टैलेंट्स जो आपकी तरह मुश्ताक खान 2 बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे आप इस इंटरव्यू के माध्यम के द्वारा? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि एक कलाकार बनने का सपना देखें, वो ये सपना ना देखें कि मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊं या शाहरुख खान बन जाऊं या और कोई कलाकार का नाम जो भी है, वो ये देखें कि और आज तो इतना मतलब वाइड हो गया और इतना अच्छा मतलब माहौल हो गया है, क्योंकि इतने अच्छे सुलझे हुए डायरेक्टर्स आ गए हैं, नई नई कहानियाँ लेकर के आ रहे हैं और बहुत ही नेचुरल फिल्में बन रही हैं। तो बस ये ध्यान रखें कि भैया आप कि जो भी मतलब जैसी भी शक्ल सूरत है, जितनी भी हाइट है, जैसे भी आप दिखते हैं, बट अब एक अच्छे कलाकार बनने का सपना देखें, वही सपना लेकर आएँ और बस अपनी ओरिजिनलिटी हो कि आप अपना नाम लें, ऐसा नहीं कि मैं उसका डबल हूँ या उसकी तरह मैं हो जाऊँ। बहुत बहुत अच्छी आपकी सोच है मुश्ताक खान जी। दोस्तों, आपने कुछ तो सीखा होगा इनसे।
आई एम श्योर कि इस इंटरव्यू के द्वारा अगर आप इनकी बातों को ज़रूर से ध्यान से अपने मन में लेके जाएंगे और इसको हमेशा रखेंगे तो मुझे लगता है 3 चीज़ें ज़रूर आप पा पाएंगे। एक तो ये कि रिजेक्शन के ऊपर आपकी जीत ज़रूर हो जाएगी। दूसरा ये कि आप ऑडिशन में जिस तरीके से आप रट्टा, जो इन्होंने जैसे पहले कहा कि रट्टा नहीं मारना चाहिए, बाकायदा मकसद निकलना चाहिए जो भी आप कह रहे हैं। और तीसरा वो ये कि ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि हर एक आदमी को और हर एक औरत को या हर एक लड़की को या हर एक लड़के को नेक्स्ट अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या श्रीदेवी या माधुरी दीक्षित बनना चाहिए, बल्कि उनको ये देखना चाहिए कि उनकी स्पेशलाइजेशन कहाँ पे लाई करती है। तो आई एम श्योर आप इतना ज़रूर समझ गए होंगे और मैं चलते चलते इतना ही बोलना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट टू यू। मुश्ताक खान जी, आपकी तरफ से भी ऑल द बेस्ट टैलेंट्स के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच और थैंक यू, आपने हमें इतना वक्त दिया और इतना शो में आए और इतने टैलेंट्स को आपने इतना वक्त निकाल के अपनी नॉलेज को शेयर करा, इसके लिए हम बिल्कुल आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।